Hello everyone, I am Dr. Birendra sir. Welcome to my channel शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। कह सकते हैं हम लोग वर्ब इज द की ऑफ इंग्लिश, यानी वर्ब ही अंग्रेजी का चाबी है। यानी बिना वर्ब से अंग्रेजी का ताला नहीं खुलेगा। जब तक आपको वर्ब का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आएगा। जिस प्रकार एक गाड़ी में सारा सेटअप है, सब कुछ है, यदि इंजन नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगा, है ना। इसी प्रकार अंग्रेजी में वर्ब है। तो वर्ब का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई भी सेंटेंस बनाएंगे हम लोग, बिना वर्ब से किसी सेंटेंस का निर्माण हो ही नहीं सकता है ना। विदाउट वर्ब से किसी सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता है। चलिए अब हम लोग शुरू करें। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। क्रिया मीन्स कोई काम करना। क्रिया मीन्स कोई काम करना। तो धातु प्लस ना बराबर क्रिया होता है। धातु प्लस ना बराबर क्रिया। अब यहाँ प्रश्न बनता है, सर ये धातु क्या होता है? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे किसी भी वर्ब के अंत में ना अवश्य लगा रहेगा। जैसे गो मीन्स जाना, गो मीन्स जाना। जाना में जा क्या है? धातु। ये धातु क्रिया का मूल रूप है। ये कभी चेंज नहीं होता है। धातु कभी नहीं बदलता है। चाहे कोई भी टेंस अगर हम बनाते हैं, मैं जाता हूं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, मैं जाता हूं, जा वही है, ताहू लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। मैं जा रहा हूं, जा वही है, रहा हूं लग गया, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो गया। मैं जा चुका हूं, जा वही है, चुका हूं लग गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। यानी ये कभी चेंज नहीं होगा। धातु कभी चेंज नहीं होता है। यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु प्लस ना बराबर क्रिया। यानी मेन वर्ब के अंत में ना अवश्य लगा रहता है। कोई ऐसा वर्ब नहीं है जिसके अंत में ना नहीं लगा हो। जैसे गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, सिट मीन्स बैठना, स्लीप मीन्स सोना, डाई मीन्स मरना, लाफ मीन्स हंसना। यानी सब में ना लगा हुआ है। माने कोई ऐसा वर्ब नहीं है जिसके अंत में ना नहीं लगा। तो स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा मत कहना सर पटना में भी ना लगा है, तो क्या पटना वर्ब है? नहीं। आप जान रहे हैं प्रॉपर नाउन में कंसेप्ट दिए थे, पटना प्रॉपर नाउन है, किसी खास जगह का नाम है। अब ये मत कहना कि सर नाना, तो नाना में भी ना लगा है, क्या नाना वर्ब होगा? नहीं। आप देख रहे हैं कि नाना नाउन है, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि उससे कोई कार्य होता है। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। क्रिया मीन्स कोई काम करना। तो धातु प्लस ना बराबर क्रिया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यहाँ जा धातु हो गया। जैसे कम मीन्स आना, आ धातु हो गया, ठीक है ना। स्लीप में सोना, सो धातु हो गया, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु कभी चेंज नहीं होता है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब चलिए परिभाषा पर बात कर ले कुछ। A verb is a word which denotes an action, possession, relation or a state of being। यानी वर्ब जिसका अर्थ लिखे है क्रिया। तो a verb is a word चलिए, तो ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, possession, relation or a state of being।
यानी क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य, एक्शन मीन्स कार्य, पोजीशन मीन्स अधिकार, रिलेशन मीन्स संबंध, और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट मीन्स अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग कोई काम होने का बोध होगा इससे। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। तो मैंने एक बात बताया कि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, यानी बिना वर्ब से किसी सेंटेंस का निर्माण हो ही नहीं सकता है। वर्ब इज द की ऑफ इंग्लिश, वर्ब ही अंग्रेजी का चाबी है। बिना वर्ब से अंग्रेजी का ताला नहीं खुलेगा। जब तक आपको वर्ब नहीं दीजिएगा सेंटेंस में, वर्ब नहीं आएगा, तब तक कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। जिससे अगर हम कहेंगे आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो आई टीच यू, यहां टीच क्या है? टीच वर्ब है। टीच मीन्स पढ़ाना, ये एक एक्शन है, ये एक्शन है, कार्य है ना, ये एक्शन है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, ये पढ़ाने का मैं काम करता हूं। आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ने का काम करते हैं। तो पढ़ना भी क्या है? एक्शन है, कार्य है। मैं सोता हूं, सोने का काम करता हूं, ये भी एक्शन है। मैं जाता हूं, तो गो मीन्स जाना, जाना भी क्या है? एक्शन है, कार्य है। तो क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य, इससे कार्य का बोध होता है। पोजेशन, पोजेशन मीन्स अधिकार। जैसे आई हैव अ पेन, यानी मेरे पास एक कलम है, इस कलम पर मेरा अधिकार है, यानी ये पोजेशन हो गया, अधिकार है। रिलेशन, शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। बहन से क्या है? रिलेशन है, यानी इज यहाँ वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, वर्ब है। जिसे कहेंगे ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक वृद्ध आदमी है। ये बूढ़ा क्या है? ये अवस्था है। यहाँ पर इज जो है क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। यानी कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो बिना वर्ब से किसी सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता है। कोई भी अगर सेंटेंस, चाहे क्लास 1 में आप पढ़िए या 2 का बुक पढ़िए या BA MA PhD का पढ़िए, या आप अंग्रेजी बोलिए, लिखिए, समझिए, कोई भी कुछ भी कोई भी सेंटेंस बनाइए, बिना वर्ब से किसी सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता है। तो वर्ब का अंग्रेजी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सब्जेक्ट का काम आपका नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा या फ्रेज करेगा या क्लॉज करेगा। मेनली नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है। तो क्या केवल सब्जेक्ट से, केवल ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बन जाएगा? कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहे तब भी सेंटेंस का फुल मीनिंग निकलेगा, तो यो अर्थ लगेगा। एक ऐसा है जिसे मैंने इंपरेटिव सेंटेंस है, वहां सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, केवल वर्ब पर ही सेंटेंस बनता है। यानी आपको कहने का मतलब यह है कि बिना वर्ब से कोई सेंटेंस का निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो वर्ब का अंग्रेजी में बहुत बड़ा योगदान है, यानी बिना वर्ब से आपको अंग्रेजी नहीं आ सकती है। इसीलिए अंग्रेजी का ज्ञान आपको तभी बेहतर होगा जब आपको वर्ब आता है। आज हम वर्ब का एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आज वर्ब में आपको मैंने वर्ब का भेद, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसमें मैंने हेल्पिंग में प्राइमरी एक्सिलियरी, मॉडल एक्सिलियरी, मेन में ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब, फिर रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, है ना, जिसमें V1 से V5 तक बताएंगे। फिर आपको फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पूरा वर्ब देखने से क्लियर हो जाएगा। कोई भी टेंस, आपको टेंस पढ़ने के लिए वर्ब का जरूरत है। बिना वर्ब से आप टेंस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप वॉइस बनाते हैं तो बिना वर्ब से आप वॉइस का कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी अंग्रेजी में वर्ब के बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए वर्ब का एक एक कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, ये बात समझ में आ गया होगा। मैंने बताया वर्ब, वर्ब का अर्थ क्रिया, क्रिया मीन्स कोई काम करना।
तो धातु प्लस ना बराबर क्रिया होता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे मैंने बोला गो मीन्स जाना, तो जाना में जा धातु है। कम मीन्स आना, आना में आ धातु है। विप मीन्स रोना, रोना में रो धातु है। धातु कभी चेंज नहीं होता है। और एक कंसेप्ट बताए हैं, मेन वर्ब के अंत में, यानी वर्ब के अंत में ना अवश्य लगा रहता है। कोई ऐसा वर्ब नहीं है जिसके अंत में ना नहीं लगा हो। तो ये जैसे वर्ब मैंने डिफिनेशन दिया, और अब देखिए दो चार और एग्जाम्पल बोला। जैसे मैंने हंसना, रोना, सोना, उठना, बैठना, है ना, खाना, पीना, खोलना, बंद करना, पाना, जितना भी है ये सब वर्ब है। ठीक है ना। तो यानी वर्ब के बिना किसी सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता है। विदाउट वर्ब से किसी सेंटेंस का निर्माण नहीं होगा। चलिए अब हम बात करें वर्ब के भेद पर। वर्ब के मुख्यतः दो भेद है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब आज आप लोग को बताएंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का फुल कंसेप्ट। आप जब ये वर्ब पढ़ लीजिएगा, मेन और हेल्पिंग का फुल कंसेप्ट, तो आपको अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ हम लिख रहे हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब का बहुत सारा नाम है। मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, फुल वर्ब, है ना, लेक्सिकल वर्ब, बहुत नाम है इसका। लेकिन ज़्यादा पॉपुलर मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब ये किताब में रहता है। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब का हिंदी होता है मुख्य क्रिया। इसको कह सकते हैं मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया। नाम से ही स्पष्ट है कि कोई भी सेंटेंस बनेगा तो बिना मुख्य क्रिया से कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है ना। मेन वर्ब का अर्थ होता है मुख्य क्रिया। एक है हेल्पिंग वर्ब। इसका दो ही नाम है, या तो आप हेल्पिंग वर्ब कहिए या एक्जेलियरी वर्ब कहिए, जिसका अर्थ होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। चलिए, मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। इसका बहुत सारा नाम है। मेनली किताब में मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, ये सब नाम रहता है। तो आपको मेन वर्ब जिसका अर्थ होता है मुख्य क्रिया, और यह है हेल्पिंग वर्ब जिसका अर्थ होता है सहायक क्रिया। चलिए हम लोग बात करें मेन वर्ब के बारे में। जो वर्ब किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह मेन वर्ब कहलाती है। वर्ब किसी वाक्य में अकेले भी आ सकती है और सहायक क्रिया के साथ भी। मेन वर्ब दोनों ही कंडीशन में आता है। जिसे कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ, ये होने का भाव है। बी मिस होता है होना। जैसा कि अब आपके मन में होगा कि सर ये कौन वर्ब है, तुम बोलेंगे मेन वर्ब है। अब यहाँ प्रश्न बनेगा, सर आप तो अभी जस्ट बोले थे कि मेन वर्ब के अंत में ना अवश्य लगा रहेगा, तो एम का अर्थ तो हूँ होता है, तो आपका ना कहाँ चला गया? क्या आप गलत कंसेप्ट दे रहे हैं? तो नहीं, आपको आगे हम प्रूव्ड करके बताएंगे, है ना। वर्ब का एक एक कॉन्सेप्ट को प्रूव्ड करके आपको बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट देंगे, पूरा प्रूव किया जाएगा, है ना। बी मिस होता है होना, ये बी का 5 फॉर्म है, एम, इज, आर, वाज, वर, है ना। ये आगे क्लियर करेंगे। तो ये एम जो है वाक्य में अकेला है, कौन वर्ब होगा? मेन वर्ब। जैसे हम बोलेंगे आई एम रीडिंग, मैं, या आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, यानी यहाँ का एम हो जाएगा हेल्पिंग, रीडिंग होगा मेन। जैसा कि मैंने बताया, जो वर्ब किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह वर्ब मेन वर्ब कहलाती है। यहाँ वाक्य में अकेला है एम, यहाँ का एम मेन वर्ब है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब के सहायता के साथ, माने इसके मेन वर्ब की सहायता के लिए एम आया है। एम यहाँ हो जाएगा हेल्पिंग और रीडिंग हो जाएगा मेन।
रीड मीन्स होता है ना पढ़ना, पढ़ना, ना लगल है, ये मेन वर्ब है। तो ये रीडिंग यहाँ हो गया मेन वर्ब। तो मैंने बताया जो वर्ब किसी वाक्य में अकेले, यहाँ अकेले है, या सहायक क्रिया के साथ आती है, यहाँ ये सहायक क्रिया के साथ रीडिंग आई है, तो ये रीडिंग मेन वर्ब है, यहाँ पर एम मेन वर्ब है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसे कहेंगे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, यानी हैव यहाँ मेन वर्ब है, क्योंकि वाक्य में अकेला वर्ब है, एक ही वर्ब है, हैव यहाँ मेन वर्ब है। जिसे कहेंगे आई हैव बीन इल फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से बीमार हूँ। तो मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, इस सेंटेंस में आई हैव बीन इल फॉर 2 days में ये बी का भी3 क्या होता है, बीन, बी वॉज बीन, बी का भी3 है बीन, बीन यहाँ मेन वर्ब है, और ये हैव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। आगे समझा रहे हैं, तो ये मेन वर्ब की ये जो है माने ये हैव आया, ये बीन की सहायता के लिए, ठीक है। और यहाँ हैव अकेला है, जब वाक्य में अकेला आया है तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। और यहाँ जो है ये बीन होगा मेन वर्ब, सहायक के रूप में, सहायता के लिए हेल्पिंग वर्ब आया है। यानी आगे हम बताएंगे कि भी3 जो होता है, भी3 और भी4 ये दोनों विकलांग है, ये बिना लाठी के, बिना सहारा से नहीं चलता है कभी भी, ठीक है ना, उसको सहारा चाहिए ही। भी3 और भी4 ये दोनों क्या है, विकलांग है ना, ये बिना सहायक से आ ही नहीं सकता है। कभी भी आप भी3 को देखे हुए मैंने अकेला आते हुए कभी नहीं आ सकता, उसमें सामर्थ्य नहीं है कि अकेला चले। और भी4 भी कभी अकेला नहीं चलेगा। भी3 और भी4 जब भी आएगा वो बस मैंने उसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, सहायक चाहिए। और भी1 भी2 भी5 ये पूरा सामर्थ्यवान है, ये अकेलो चल देता है कहीं भी, ठीक है ना, ये मैंने अकेला भी चलता है। लेकिन भी3 और भी4 कभी अकेला नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए अभी हम बता रहे थे मेन वर्ब, जो वर्ब किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है। अब जैसा कि हम कह सकते हैं बिना मेन वर्ब से किसी सेंटेंस का निर्माण हो ही नहीं सकता है, बिना मेन वर्ब से किसी सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता है, कभी नहीं। जैसे मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, टीच वर्ब है। मैं जाता हूं, आई गो, गो वर्ब है। सीता खाती है, सीता इट्स, इट्स वर्ब है, कौन वर्ब, मेन वर्ब। जाना, आना, खाना, बैठना, उठना, सोना, ये सब मेन वर्ब है, ये सब हमेशा मेन वर्ब का काम करेगा। यानी बिना मेन वर्ब से किसी सेंटेंस का निर्माण हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं होगा। बिना मेन वर्ब से किसी सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता है। तो जब प्रश्न बनता है कि सर जब बिना मेन वर्ब से किसी सेंटेंस का निर्माण नहीं होगा, इसका मतलब मेन वर्ब की संख्या कितना है, तो मेन वर्ब की संख्या अनंत है। जब मेन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनेगा तो मेन वर्ब की संख्या कितना है, ये अनंत है। अब यहाँ प्रश्न बनेगा सर जब मेन वर्ब की संख्या अनंत है तब तो इंग्लिश बहुत भारी है। नहीं, आपको वर्ब का 5 रूप इस वे में बताया जाएगा कि दुनिया का हर वर्ब आपके जुबान पर होगा, सबका नियम होता है। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब पर जब हम चर्चा करेंगे तो इरेगुलर में भी2 भी3 केवल रखना पड़ेगा, है ना, उसका कोई नियम नहीं होता है। लेकिन रेगुलर वर्ब तो मैक्सिमम वर्ब रेगुलर है, ऑलमोस्ट 200 वर्ब अगर आप याद कर लेते हैं, माने इरेगुलर उसके बाद सारा वर्ब रेगुलर होगा, ठीक है ना। और रेगुलर वर्ब का नियम होता है, हम भी2 भी3 बनाने का नियम भी1 से भी2 भी3 भी4 भी5 का रखा नियम ही होता है, वो तो रेगुलर इरेगुलर का कोई मैटर नहीं है। ये सारा एक एक वर्ब आपको क्लियर करेंगे, ठीक है ना, एक भी वर्ब में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो मेन वर्ब की संख्या अनंत है, इससे डरना नहीं है। जब मेन वर्ब की संख्या सर अनंत है इसका मतलब वर्ब बहुत भारी है, बहुत भारी नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो मेन वर्ब की संख्या कितना है, ये अनंत है। अब हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब नाम से स्पष्ट है, हेल्प माने मदद करना, हेल्प से बना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब इसको कह सकते हैं।
इसका अर्थ होता है सहायक क्रिया। क्या होता है हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। तो जो वर्ब किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की सहायता के लिए आती है वह वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। जो वर्ब किसी वाक्य में मेन वर्ब की सहायता के लिए आती है वह वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है ना। जो वर्ब मेन वर्ब की सहायता के लिए आती है कौन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आई एम रीडिंग, तो रीडिंग कौन वर्ब है? मेन वर्ब। यहाँ पर एम कौन वर्ब होगा? हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ एम कौन वर्ब होगा? हेल्पिंग वर्ब। जैसे कहेंगे शी इज राइटिंग, शी इज राइटिंग और लेटर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है शी इज राइटिंग अ लेटर में राइटिंग तो मेन वर्ब है, तो इज कौन वर्ब होगा? हेल्पिंग वर्ब। इज कौन वर्ब होगा? हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि मैंने बताया जो वर्ब किसी वाक्य में मेन वर्ब की सहायता के लिए आती है वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। जैसे अगर हम कहेंगे ही हैज ईटेन अ मैंगो, ही हैज ईटेन अ मैंगो, है ना। यहाँ पर हैज कौन वर्ब होगा? ये भी हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, क्योंकि ईटेन यहाँ मेन वर्ब है। ठीक है, तो मेन वर्ब की सहायता के लिए आई है, यहाँ पर राइटिंग की सहायता के लिए ही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब। इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हैज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। चलिए अब यहाँ प्रश्न बनता है कि सर यहाँ पर आप एम लिखे थे, ये मेन बोले, ये यहाँ पर हेल्पिंग बोल रहे हैं, है ना। तो आखिर ये तो कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो अब इस वीडियो में मैंने इसी में आपको हेल्पिंग और मेन ये मतलब ये हेल्पिंग वर्ब का दो भेद बताएंगे, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी। इसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन वर्ब दोनों काम करेगा और कौन जो है केवल मेन वर्ब का काम करेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि अब यहाँ प्रश्न बनता है सर मेन वर्ब की संख्या तो आप बताए अनंत है और हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना है? हेल्पिंग वर्ब की संख्या मात्र 24 है। आप भी हेल्पिंग वर्ब 24 पढ़ रहे हैं। अगर दादाजी भी अंग्रेजी पढ़े होंगे हम लोग का तो वो भी 24 पढ़े होंगे। अब पोता भी अगर पढ़ेगा तो 24 से पढ़ेगा। यानी हेल्पिंग वर्ब न तो पहले 24 से ज़्यादा था या 24 से कम, और न ही आज है न आगे होगा। ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब सब दिन 24 से पढ़ना है, चाहे आप अंग्रेजी बोलिए, पढ़िए, लिखिए, समझिए। आप क्लास 5 में पढ़ रहे हैं या आप 12th में पढ़ रहे हैं या आप BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, आपको अंग्रेजी बोलना है, पढ़ना है, हर जगह यही 24 हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। यानी हेल्पिंग वर्ब की संख्या मात्र 24 ही है। ठीक है ना, 24 ही था, 24 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 24 हेल्पिंग वर्ब पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ पर अभी आपको लगा होगा कि सर इज यहाँ लिखे हैं हेल्पिंग, यहाँ पर एम लिखे हैं मेन। अब देखिए अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट आपको देने वाले हैं। आप वीडियो को ढंग से देखिए, है ना, आपको बहुत फायदा होगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब आप देखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के मुख्यतः दो भेद है। एक का नाम है प्राइमरी एक्सिलरी, एक का नाम है मॉडल एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी की संख्या 11 है और मॉडल एक्सिलरी की संख्या 13 है। 13 + 11 = 24। प्राइमरी एक्सिलरी कितना है? 11। मॉडल एक्सिलरी 13। प्राइमरी एक्सिलरी 11, मॉडल एक्सिलरी 13। अब देखिए प्राइमरी एक्सिलरी में एक आएगा बी, एक आएगा डू, एक आएगा है। यही तीनों मेन वर्ब से इस पूरे प्राइमरी एक्सिलरी का निर्माण होगा। अब जैसे बी है, देयर आर 5 फॉर्म ऑफ बी।
बी का 5 रूप है। एम इज आर वाज वर। एम इज आर वाज वर। आप अंग्रेजी में कुछ भी बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हर जगह ये सब इस्तेमाल होता होगा प्राइमरी एक्सिलरी। डू का 3 फॉर्म है, डू, डज, डिड। हैव का भी 3 फॉर्म है, हैव, हैज, हैड। ठीक है। देयर आर 5 फॉर्म ऑफ बी। बी का 5 रूप है, एम इज आर वाज वर। और डू का 3 फॉर्म है, डू, डज, डिड। और हैव का 3 फॉर्म है, हैव, हैज, हैड। 5 + 3 + 3 कितना हो गया? 11। ऑल प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की संख्या 11 है। अब हम लोग बात करेंगे कि सर इस प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का फंक्शन क्या है। जैसा कि अभी तक आपके मन में डाउट होगा कि सर आप बोले हैं कि बिना मेन वर्ब से किसी सेंटेंस का निर्माण नहीं होगा। ठीक है। आप एक बात और बोले हैं कि मेन वर्ब के अंत में ना अवश्य लगा रहेगा। तो सर एम मीन्स हूँ होता है, ना कहाँ चला गया? तो अब देखिए गहराई में चलिए। बी मीन्स क्या होता है? हो, ना, हो, ना लगल है ना, ना लगल है बी, क्योंकि बी मीन्स होता है होना। इसमें सब में बी का गुण है। ठीक है ना, क्योंकि बी का ही ये 5 रूप है। क्लियर? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब ध्यान देना है, डू मीन्स करना, डू का डू, डज, डिड। हैव मीन्स रखना, हैव, हैज, हैड। ठीक है। इसका प्रेजेंट फॉर्म में एम आर का प्रयोग, पास्ट फॉर्म में वाज वर, इसमें डू डज प्रेजेंट फॉर्म में, डिड हो जाएगा पास्ट फॉर्म में, इसमें हैव हैज प्रेजेंट में और हैड पास्ट में। ठीक है। इस सब का यूज है, आगे एक एक यूज बताया जाएगा। चलिए, यह है प्राइमरी एक्सिलरी। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानिए आप लोग। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कौन काम करेगा, हेल्पिंग का या मेन का? अब यहाँ प्रश्न बनता है कि सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब तो केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, ये जितना भी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब आप देख रहे हैं 11, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा और मेन वर्ब का भी काम करेगा। अब प्रश्न बनेगा कि सर कहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा और कहाँ मेन वर्ब का काम करेगा? आप देख लीजिए, आई एम और स्टूडेंट, यहाँ पर एम हो गया मेन वर्ब। यहाँ है आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ पर एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, है ना? एम कौन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ आई हैव अ पेन, यहाँ हैव हो गया मेन वर्ब। आई हैव बीन इन, तो यहाँ पर हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब बीन, क्योंकि मेन वर्ब है यहाँ बीन। तो यहाँ पर हैव देखिए, यहाँ पर हैव मेन वर्ब है और यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है। यानी ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा और मेन वर्ब का भी काम करेगा। जब सेंटेंस में अकेला आए तो मेन वर्ब का काम करेगा, और जब मेन वर्ब की सहायता के लिए आए तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। क्या कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सबको? चलिए, तो ये जो है कौन काम करेगा? ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा, मेन वर्ब का भी काम करेगा। ये बात आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। आगे जो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव जो बताएंगे, वैसे जनरली लोग ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ता है, प्रोनाउंसिएशन शुद्ध नहीं है। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव होता है। ट्रांसिटिव वर्ब में सकर्मक क्रिया और इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। वहां भी अगर हम बताएंगे जब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम करे, उसके बाद आने वाला नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं। यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है। अब कहेगा इससे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। पूरक वाक्य को पूरा करने के लिए आता है। जैसे आई एम बोल देंगे, यहाँ स्टूडेंट ने बोलेंगे, सेंटेंस का अर्थ नहीं होगा कंप्लीट। ठीक है ना? यहाँ पर अब यहाँ प्रश्न बनेगा सर ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव का क्या महत्व है? काफी महत्व है। बिना ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव जाने हुए पैसिव वॉइस नहीं आएगा, मैंने बन पाएगा आपको, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है ना? तो आगे ये हम ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव में चर्चा करेंगे, अभी भारी पड़ जाएगा, अभी चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट आपको वहां भी काम देगा।
इसके बिना वो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक टॉपिक्स दूसरे से कनेक्टेड है। ये वर्ब ही है, लेकिन यहाँ हम बोलेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो वाक्य में अकेला आएगा तो वह मेन वर्ब का काम करेगा और वो वर्ब इंट्रांसिटिव होगा। अगर नहीं जानिएगा ये कंसेप्ट तो वहाँ आपको बात कपार पर से भाग जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये था प्राइमरी ऑक्सिलरी का कंसेप्ट। तो क्या याद रखना है प्राइमरी ऑक्सिलरी में? जब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वाक्य में अकेला आए तो मेन वर्ब का काम करेगा, जब मेन वर्ब की सहायता के लिए आए तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब दोनों काम करेगा। वाक्य में अकेला आने पर मेन वर्ब का, वाक्य में मेन वर्ब की सहायता के लिए आने पर हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है। तो चलिए, ये था प्राइमरी ऑक्सिलरी का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वर्ब का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसका कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हम देंगे वो लगभग एवरी एग्जाम में, चाहे बैंकिंग का हो, एसएससी का हो या 12th बोर्ड का एग्जाम हो, ग्रामर में इसका जो हम कॉन्सेप्ट ये दोनों अभी दे रहे हैं, इससे बहुत अधिक क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। ये एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है और ये इसका यूज भी बताएंगे, तो यूज आगे चर्चा करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी पहले आप जानिए, मॉडल ऑक्सिलरी की संख्या 13 है, 13। जैसे लिख रहे हैं शैल, शुड, विल, would, can, could, may, might, need, dare, used to, ought to, एक होगा must, ought के साथ ही टू आएगा। एक और बात, ought to, ought के साथ टू को मैंने अलग करके एरर भी पूछा जाता है, आगे चर्चा कर रहे हैं, समझिएगा जरा गौर से। तो इस टू को यही लिख देते हैं, यूज टू, ought to, यूज टू, ought to, must। ये कुल मिला करके 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, यूज टू, ought to, must। ये कुल मिलाकर 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब इसका कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, मॉडल ऑक्सिलरी के कॉन्सेप्ट को आप समझिए जरा गौर से। ये जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम लिखे हैं 13 ही होता ही है। ठीक है ना। ये 13 मॉडल ऑक्सिलरी का यूज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 12th बोर्ड में भी यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ना है, जो आपको 6-7 क्वेश्चन आएगा। कंपटीशन में भी यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी जानना है। इंग्लिश बोलने के लिए ये सारा का यूज आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। ये यूज करना बहुत ज़रूरी है, ये इसका पूरा यूज जानना। लेकिन अभी हम यूज नहीं बताएंगे, अभी इसका हम कंसेप्ट दे रहे हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो आप ये 13 देख रहे हैं, ये 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्रश्न बनता है कि सर ये 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब काम कौन करेगा? तो ये 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम है हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। कौन काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब का। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। अब इसमें अभी आप जान लीजिए हमेशा हेल्पिंग, लेकिन 3 वर्ब इसमें मार्जिनल भी है जो दोनों काम करेगा। उसमें आएगा नीड, डेयर और यूज टू। नीड, डेयर और यूज टू, ये 3 जो है, नीड, डेयर, यूज टू, ये 3 वर्ब मार्जिनल है। ये हेल्पिंग मैन दोनों का काम करता है। लेकिन इन तीनों को छोड़कर बाकी ये जो 10 वर्ब है ये केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। अगर अभी आपको पूरा एक बार में याद ना रहे तो सिंपल में याद रखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। ठीक है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद V1 का प्रयोग अवश्य होगा। यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद वर्ब का कोई दूसरा रूप नहीं आ सकता है, कभी नहीं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद हमेशा V1 आएगा। ठीक है। इसमें V2 V3 करके भी एरर डाला जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद वर्ब का कौन रूप आता है? V1। V1 यानी वर्ब का पहला रूप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का पहला रूप आएगा।
तो शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डियर, यूज्ड टू और टू, मस्ट, ये ऑल जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कौन काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब का। जब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो मैंने एक कंसेप्ट दिया कि बिना मेन वर्ब से किसी सेंटेंस का निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो बिना मेन वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है, तो ये अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा इसके बाद मेन वर्ब तो अवश्य आएगा, आना ही पड़ेगा मेन वर्ब को। तो मेन वर्ब का कौन रूप आएगा? केवल V1। कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाएंगे, टेंस पढ़ेंगे, पता चल जाएगा वर्ब अपने 5 रूप में आता है, ठीक है ना, V1, V2, V3, V4, V5। तो यानी ये याद रखना है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद V1 आएगा, यानी वर्ब का पहला रूप। जैसे देखिए, मैं एक प्रोफेसर बनूंगा या मैं प्रोफेसर बनूंगा, तो आई शैल बी अ प्रोफेसर। मैं प्रोफेसर बनूंगा, आई शैल बी अ प्रोफेसर। यहां पर आप देख रहे हैं कि शैल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, काम कौन कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो बी वर्ब का कौन रूप है? V1। मेन वर्ब का पहला रूप है बी V1 है। आप देख रहे हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 आया, यानी वर्ब का पहला रूप। चलिए और एग्जांपल लीजिए, एक साल पढ़ दिए। अब लीजिए जैसे कैन, यू कैन गो नाउ। अब आप जा सकते हैं, या अब तुम जा सकते हो, अब तुम लोग जा सकते हो, अब आप लोग जा सकते हैं, है ना, बोलते हैं ना। यानी यहाँ कैन कौन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। ये मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ हेल्पिंग का काम करता है। ऑल मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग का ही काम करेगा। और इसके बाद वर्ब का कौन रूप आएगा? V1। ये 3 मार्जिनल को छोड़ करके बाकी सब हेल्पिंग का काम करेगा। और इसके बाद वर्ब का पहला रूप, ये मार्जिनल के बाद भी, मार्जिनल भी अगर हेल्पिंग का काम करेगा, क्योंकि मार्जिनल के बारे में क्या बोले, ये हेल्पिंग का भी काम करेगा, मेन का भी काम करेगा, 3 बार। लेकिन ये तीनों अगर ये 3 भी अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो उसके बाद मेन वर्ब का पहला रूप ही आएगा। याद रखना है, V1 ही आएगा। यू कैन गो नाउ, यहाँ गो क्या है? V1 है, मेन वर्ब का पहला रूप है। बात समझ में आया? ये गो क्या है? मेन वर्ब का पहला रूप, यानी V1। जैसे कहते हैं मे आई कम इन सर, क्या महाशय मैं अंदर आ सकता हूँ, या क्या महाशय मैं अंदर आ सकती हूँ, क्योंकि आई कॉमन जेंडर है, तो लड़का के लिए भी लड़की के लिए दोनों के लिए आई ही होगा, है ना। और आई के साथ ये तो स्वतंत्र है, हमेशा सब में कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो इसमें कोई ये फंडा नहीं है कि कहाँ सर, मतलब कहाँ में, कहाँ माइट, ये सब में यूज होगा, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं, जैसे मे आई कम इन में कम क्या है? V1 है। मे मॉडल ऑक्सिलरी है तो कम V1 है, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद V1 का प्रयोग होता है। क्या कोई दिक्कत? एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम? अब माने इतना में से किसी भी वर्ब का यूज करेंगे, है ना, तो हमेशा V1 आएगा। जैसे मैं प्रतिदिन मंदिर जाया करता था, आई यूज टू गो टू टेम्पल एवरी डे। आई यूज टू गो टू टेम्पल एवरी डे। मैं प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। तो आप क्या देखें कि यूज के बाद, यूज टू के बाद क्या आया? गो आया। गो वर्ब का कौन रूप है? V1। क्या कोई दिक्कत? समझ में आया? एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम? जिससे कहेंगे यू शुड लव आवर कंट्री, या वी शुड लव आवर कंट्री, माने हम लोगों को अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, यानी हम लोगों को अपने देश से प्यार करना चाहिए। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? शुड हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ मैंने हेल्पिंग वर्ब है, तो लव वर्ब का कौन रूप है? V1। यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा जो आएगा तो उसके बाद V1 आएगा, दूसरा कोई वर्ब कभी नहीं आ सकता है। अब ये जितना यूज है, यूज पर स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा,
ठीक है ना। अभी इस वर्ब में कुछ आप और जान लीजिए, ये क्योंकि आपको मेन वर्ब का तो 100% कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि कौन मेन वर्ब सिंगुलर है कौन प्लूरल है। V1 से V5 बनाने का जब हम नियम लिखाएंगे, पूरे दुनिया का जितना भी मेन वर्ब होगा सबका सिंगुलर प्लूरल का ज्ञान आपको हो ही जाएगा। लेकिन अभी आप जान लीजिए, वैसे आपको नाउन का नंबर अभी नहीं बताया है। नाउन का नंबर, प्रोनाउन का नंबर, वर्ब का नंबर, तीनों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन एक बार आपको हम वर्ब में हेल्पिंग वर्ब का नंबर के बारे में कुछ है ना चर्चा कर दे रहे हैं। जैसे कि सिंगुलर नंबर, यहाँ लिख दिए हम SN, यहाँ लिख रहे हैं PN। एकदम काफ़ी सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो या तो सिंगुलर फॉर्म में आएगा या प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इन तीनों पार्ट का सिंगुलर प्लूरल बनता है। इन तीनों का नंबर का ज्ञान होना बहुत जरूरी, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे अब इसमें यहाँ कंसेप्ट लिखे हैं, तो आपको देखिए लाइफ टाइम वर्ब का नंबर, जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा, इसके लिए आप जान लीजिए। एम कौन वर्ब है? सिंगुलर। एम को देखिए सिंगुलर के साइड में लिखिए। इज कौन वर्ब है? इज भी सिंगुलर। अब यहाँ प्रश्न बनेगा वाज कौन वर्ब है? तो वाज भी सिंगुलर। यहाँ आर इसमें प्लूरल हो जाएगा, वर प्लूरल हो जाएगा। अब डू जो है डू प्लूरल होगा, डज सिंगुलर होगा, हैड सिंगुलर होगा और हैव प्लूरल होगा। बस आपको 9 का ही सिंगुलर प्लूरल याद रखना है, बाकी देखिए हम ट्रिक बताते हैं। ये 2400 अपने आप याद हो जाएगा। एम, इज, वाज, ये सिंगुलर है। एम, इज, वाज, डज और हैड, ये 5 वर्ब सिंगुलर है। ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। जैसे आई एम और स्टूडेंट, आई सिंगुलर प्रोनाउन है, एम आया सिंगुलर वर्ब, है ना। ही इज अ टीचर, वे एक शिक्षक हैं, तो ही के साथ इज आया, है ना। अब जैसे कहेंगे मोहन वाज इल, मोहन बीमार था, मोहन एक व्यक्ति है तो वाज आया, ठीक है ना। तो अब ये जितना भी है, ये 5 को आप याद रखिए, ये सिंगुलर है। इस 4 को याद रखिए, ये 4 जो है ये प्लूरल है, ठीक है ना। ये 4 प्लूरल है। जैसे देवर डॉक्टर्स, है ना। राम एंड मोहन वर, राम एंड मोहन वर इल, है ना। राम और मोहन बीमार थे, यहाँ पर वर आ गया, 2 व्यक्ति है तो इसी प्रकार ये 4 वर्ब जो है ये हमेशा प्लूरल होगा, ये 5 वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ये 5 वर्ब सिंगुलर है, ये 4 वर्ब प्लूरल है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि सर ये और जो वर्ब है ये कौन काम करेगा, सिंगुलर का या प्लूरल का? तो बस कंसेप्ट को समझिए। डीड, हैड, अब ये प्राइमरी में 2 गो छूटल था, बाकी तो 9 को लिख दिए हैं। 11 में 5 और 4 9 तो लिख दिए, अब 2 को बच गया, डीड बचा और हैड बचा। ये 2 हो गया यहाँ। अब प्लस ये 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी 13 मॉडल ऑक्सिलरी, 13 + 2 = 15। ये 15 वर्ब, यानी 15 वर्ब यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। यूज्ड इन बोथ, ये बोथ फॉर्म में, सिंगुलर प्लूरल बोथ में प्रयोग होगा, ठीक है ना। ये सिंगुलर में भी प्रयोग होगा और प्लूरल में भी, है ना। यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ये सिंगुलर में भी होगा प्लूरल में भी। ये 2 और 13, ये 15 वर्ब जो है यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ये 15 वर्ब सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो अब बताइए हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर प्लूरल कभी भूलने की कोई बात है? कभी नहीं भूलिएगा। ये 5 वर्ब याद रखना है सिंगुलर, 4 वर्ब याद रखना है प्लूरल, 9 याद हो गया। 9 को रट लेना है, यूज करना है, क्योंकि अंग्रेजी आप बोलिए, कुछ भी पढ़िए, पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, है ना, या आप किताब पढ़िए किसी भी क्लास का, ये आपको हर जगह यूज होने वाला है। सिंटेक्स जो आप नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के नंबर का ज्ञान नहीं होगा, सिंटेक्स का आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन का कॉमन एरर का 70% क्वेश्चन सिंटेक्स से ही पूछा जाता है,
क्योंकि कोई भी सेंटेंस का निर्माण तो सिंटेक्स में ही होगा, सिंटेक्स में ही आएगा। कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग बनाएंगे, सिंटेक्स स्टडी सेंटेंस है, क्योंकि हम लोग सेंटेंस का अध्ययन सिंटेक्स के माध्यम से ही करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको कहते हैं। तो उसमें भी बिना वर्ब के नंबर से आपका काम नहीं चलने वाला है। ये बात समझ में आ गया। ये 5 वर्ब याद रखिए, सिंगुलर, 4 वर्ब प्लूरल, और ये अब बच गया 24 में ये 2 डिड और हैड, ये 13 मॉडल, ये 15 वर्ब्स और यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ये 15 वर्ब जो आप देख रहे हैं, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है ना। ये सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर बोथ में प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्म में प्रयोग हो। ये 15 वर्ब जो है सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, बस इसको याद रखना है। क्लियर है। अब एक बात और जान लीजिए, जैसे कि अब यहाँ प्रश्न बनता है V1 से V5 तक का मैटर, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में V1 वर्ब का पहला रूप प्लूरल होता है, V5 सिंगुलर होता है। वैसे सब पर वीडियो बनाएंगे, तो V1 V5 का तो डिटेल बताएंगे। अभी आप जान लीजिए V2 V3 और V4, V2 V3 V4 ये तीनों वर्ब जो है सिंगुलर प्लूरल बोथ है, उसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास अब यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको वर्ब का आगे मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट देंगे। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।